फला आदमी की आंखें आ गई हैं, उस आंख के इन्फेक्शन में और कॉर्निया के इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है? कॉर्निया वो है जो आंख का सामने का पर्दा है, ठीक है। ठीक है, और आंख के सामने के पर्दे के बाद फिर पीछे लेंस है और फिर पीछे का पर्दा है। रेटिना। ये तीन चीज़ें मिलकर नज़र बनाती हैं। क्यों ज़रूरत पड़ती है कि मुझे अपना कॉर्निया तब्दील करवाना पड़े? कुछ बच्चे छोटे अक्सर उनकी हैबिट हो जाती है आंखें मलने की, ऑन जाके उनके लिए मुश्किल कॉज कर सकता है। इसका भी सिलेंडर नंबर 2.5 से ज़्यादा है, 2.5 से ज़्यादा है, वो यकीनन आई डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर साहब, आपने कुछ बीमारियों का नाम लिया जिससे कॉर्निया ख़राब हो जाता है, क्या डायबिटीज़ जैसे कहते हैं आंखें ख़राब हो जाती हैं, डायबिटीज़ भी उनमें शामिल है? बहुत प्रो कॉन्टैक्ट लेंस हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप उसकी केयर नहीं कर सकते तो फिर ना लगाइए। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। करीब से टीवी देखने से, रात को लेटकर मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से या लेटकर किताब पढ़ने से बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की या किसी भी एज के लोगों की नज़र कमज़ोर होती है। ये बात उसके वहमो गुमान में भी ना थी कि सिर्फ आंख का इन्फेक्शन किसी को अंधा भी कर सकता है। लेकिन ये इन्फेक्शन कोई आम आशोबे चश्म नहीं, बल्कि आंख के पर्दे यानी कर्निया या कॉर्निया का इन्फेक्शन था। वो तो शुक्र हुआ कि सही वक्त में सही डॉक्टर के पास पहुंच गए। कॉर्निया क्या होता है, ये कैसे खराब हो सकता है, इसका इन्फेक्शन क्यों होता है, इलाज क्या है, आइए जानते हैं आई सर्जन डॉक्टर हमजा और डॉक्टर इकराम से आज के डॉककास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का डॉककास्ट बहुत ही सीरियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से, और हमारी खुशनसीबी हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हमजा खान मौजूद हैं जो FRCS हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन हैं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और शहजाद आई हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं एक कॉलेज में यहाँ पर। डॉक्टर साहब, सो हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड टुडे। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। जस्ट एक तस्दीक कर दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर। माशाल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन यकीनन मैं कराची में हूँ, काम करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी जो स्पेशलिटी है वो कॉर्निया यानी कि सामने का पर्दा और काला पानी यानी कि जो ग्लूकोमा जिसको हम कहते हैं वो है। एक्सीलेंट। डॉक्टर साहब, आपने कर्निया यानी जिसको इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं उसकी बात की और ये आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड है। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आसान लफ्ज़ों में ये अगर आप बता सकें हमारे नाज़रीन और सामीन को कि कॉर्निया का फंक्शन क्या है, क्या करता है ये, और ये इसमें क्या क्या ख़राबियाँ हो सकती हैं? देखिए, कॉर्निया वो है जो आँख का सामने का पर्दा है, ठीक है, ठीक है, और आँख के सामने के पर्दे के बाद फिर पीछे लेंस है और फिर पीछे का पर्दा है। रेटिना। ये तीन चीज़ें मिलकर नज़र बनाती हैं। ठीक है। तो इसमें जो मेजर चंक है यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसका हिस्सा है वो कॉर्निया का है, यानी कि सामने का पर्दा। और ये अगर साफ और क्लियर होगा, क्योंकि ये क्लियर मेम्ब्रेन है, तो हमारी निगाह बेहतरीन रहेगी। ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे कोई अल्सर हो जाए या कोई और प्रॉब्लम डिजीज़ हो जाए, तो ये ख़राब हो जाता है। अब चाहे आपका लेंस कितना ही अच्छा साफ़ हो, पर्दा कितना ही अच्छा हो, नज़र नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, सो डॉक्टर साहब, ये जो हम अक्सर सुनते हैं कि किसी ने अपनी आंखें डोनेट कर दी, मरने के बाद मेरी आंखें दे दी जाएं, तो क्या आर दे रेफरिंग टू कॉर्निया? कॉर्निया उनका ट्रांसप्लांट? बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि आंखें डोनेट मतलब कि पूरी आंखें डोनेट, पूरी आंखें डोनेट। वो यकीनन पूरी आंखें डोनेट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें से जो चीज़ हमारे काबिल आती है, काम की होती है, वो काम की होती है कॉर्निया। ठीक है। और सिर्फ कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट होता है। बाकी जो सफ़ेदी होती है आँख की, उसका भी कुछ जगहों पे काम आ जाता है, स्क्लेरा कहीं कहीं लगाते हैं, लेकिन जो मेन चंक जो यूज़ होता है, आई जो डोनेट करता है, उसमें कॉर्निया ही होता है। सो डॉक्टर साहब, जो पीछे का सबसे पर्दा है विच इज पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी उस पर काम हो रहा है, कुछ चिप्स वगैरह पे काम हो रहा है कि कुछ लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक चिप्स वगैरह इंग्लैंड वगैरह में, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा उस पर नहीं आया है कोई भी ऐसा काम कि जिसको हम कह सकें कि हम ये ऑफर करें पेशेंट को। ठीक है। डॉक्टर साहब, क्यों ज़रूरत पड़ती है कि मुझे अपना कॉर्निया तब्दील करवाना पड़े या दूसरा ट्रांसप्लांट मुझे करवाना पड़े? देखिए, तीन चीज़ें बहुत कॉमन है। एक चीज़ कोई इन्फेक्शन हो जाना, एक चीज़ आंखों की कोई बीमारी हो जाना, और तीसरी चीज़ वो कि जिसमें या तो पेशेंट पैदा हुआ है या फिर बाद में जैसे किसी ने मोतिया का ऑपरेशन कराया हो और वो ख़राब हो गया हो कॉर्निया। कॉर्निया की 5 लेयर हैं, ये समझना ज़रूरी है। हर लेयर का अपना अपना एक फंक्शन है और हर लेयर का अपना अपना एक ट्रीटमेंट है। ठीक है। अब जैसे पहले ज़माने में कॉर्निया ट्रांसप्लांट का मतलब होता था पूरा कॉर्निया बदल दिया, ठीक है, चाहे कोई भी मसला हो। लेकिन अब ये होता है कि अगर सामने का मसला है तो सामने का कॉर्निया बदल देते हैं, अगर पीछे का मसला है तो पीछे की लेयर बदल देते हैं, ठीक है। जो लेयर ख़राब है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब आजकल के दौर में ये इतनी जदीद तरीके आ गए हैं। ठीक है। सबसे जो कॉमन जो मसला होता है जिस वजह से कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है वो इन्फेक्शन होता है। तो ये आंखों में किसी के फॉरेन बॉडी चले गई, कोई आंख में कुछ कंकर वंकर चला गया, वो नहीं केयर की, इन्फेक्शन हो गया, या खुदा न खास्ता उस तरह इलाज नहीं हो पाया, किसी का गाँव वगैरह में है, आते आते देर हो गई, तो वो एक मेन चीज़ है। फिर किसी को अगर कोई बीमारी है आँखों की
उस वजह से कॉर्निया ट्रांसप्लांट कुछ लोग पैदाइशी बीमारी में भी होते हैं जिसको डिस्ट्रोफीज वगैरह कहते हैं, और कुछ लोग जो बाद में हो सकती है तो एलर्जिक आई डिजीज़ की वजह से, जिसको केरेटोकोनस कहते हैं, जो बहुत हमारे यहाँ कॉमन है, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में तो बहुत ही कॉमन है। ठीक है। वहाँ का बहुत पेशेंट हमारे पास आता है। क्यों कॉमन है डॉक्टर साहब बलूचिस्तान में? एलर्जी, वहाँ वहाँ की आबो हवा में आबो-हवा। कुछ एलर्जी है, कुछ पहाड़, कुछ ड्राइनेस। कुछ सिस्टम है वहाँ पे कि वहाँ के ठीक लोग है। रबिंग बहुत करते हैं। ठीक है। तो जब आप रबिंग करते हैं तो हमारी जो सामने का पर्दा कॉर्निया है, इसकी शेप चेंज हो जाती है नीचे से, और वो एक लाइक का, जिस तरह नॉर्मली अगर हम ये समझें कि अगर फुटबॉल अगर हम समझें किसी की आंख को, तो उनकी रग्बी बॉल जैसी हो जाती है या अंडे जैसी हो जाती है, यानी कि ओवल हो जाती है। ठीक वो है। रब कर करके नीचे से वो थिन आउट हो जाती है और बीच में से वो पॉइंटेड हो जाती है, तो ओह, उसको केरेटोकोनस कहते हैं, कोन की तरह बन जाता है। ओके। तो डॉक्टर हाँ, साहब तो क्या एक आम इंसान को लेट से कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में ज़्यादा आंख नहीं मलनी चाहिए किसी भी सूरत? ये मलने से गुरेज करना बहुत चाहिए? अच्छी बात की, और हम ये भी रिकमेंड करते हैं आंखें ना मलें। कुछ बच्चे छोटे, अक्सर उनकी हैबिट हो जाती है आंखें मलने की। ठीक है। वो शायद किसी को अच्छा तो लगता हो, लेकिन एक्चुअल में वो लेटर ऑन जाके उनके लिए मुश्किल कॉज कर सकता है। तो ठीक है। आंखें रब ना करें। अगर आपको लगता है आपका बच्चा आंखें रब कर रहा है, प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है। हो सकता है उसे हम कोई ड्रॉप दे दें, कोई एलर्जी का प्रॉब्लम हो, एलिमेंट हो उसका, तो वो ठीक हो जाएगा, आंखें रब करना कम कर देगा। ठीक है। क्योंकि सबसे मेन जो प्रिडिक्टिंग फैक्टर है ये केरेटोकोनस को डेवलप होने में लेटर ऑन, या ये कह लीजिए एग्रीवेटिंग फैक्टर है, वो आंखों का रब करना है। ठीक है। तो बच्चा हो किसी भी एज में 18 से कम, आंखें रब करता है, आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने नंबर के हवाले से भी बात की। ये बताइए कि हम देखते हैं जब हमें चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि किसी का नंबर स्फेरिकल है, किसी का सिलेंड्रिकल है, इसका कोई कॉर्निया से ताल्लुक़ होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, स्फेरिकल नंबर एक नॉर्मल नंबर होता है जिसमें आँख की शेप में कोई ज़्यादा खातिर ख्वाह चेंज नहीं आता है। तो जैसे अल्लाह ताला ने आँख बनाई है वैसे बनाई है। कुछ लोगों का सिलेंडर नंबर भी होता है 7-7। उसका मतलब ये होता है कि उनकी जो आँख की शेप है, जस्ट लाइक से एक राउंड शेप होनी चाहिए, वो राउंड शेप नहीं होती है, कहीं से थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। ठीक है? तो उस सूरत हाल में एक सिलेंडर नंबर आता है। और मैं ये कहूँगा सबसे इस आपके तवज्जुह से कि जी, जिसका भी सिलेंडर नंबर 2.5 से ज़्यादा है, 2.5 से ज़्यादा है, वो यकीनन आई डॉक्टर को दिखाइए, अपना स्कैन करवाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं वो केरेटोकोनस के प्रॉब्लम में हो, ठीक है, या फिर उनको केरेटोकोनस आगे डेवलप होने का चांस हो। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको केरेटोकोनस है। वो ऐसे रूटीन चेकअप के लिए आते हैं और जब हम उनको देखते हैं, अरे उनका नंबर तो 3.5 सिलेंडर पे, जब स्कैन करवाया तो केरेटोकोनस निकल आता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो 50-55 के कैटरेक्ट कराने आते हैं और हमें तब पता चलता है कि उन्हें केरेटोकोनस था। तो इस तरह से कभी-कभी अनडायग्नोज भी रह जाता है। तो जिसका भी नंबर 2.5 नंबर से ऊपर है सिलेंडर नंबर, वो लाजमी अपना चेक कराए। ये ना हो कि वो सिर्फ जाए ऑप्टिशियन के पास, अपना चश्मा नंबर ले और नज़र बनाते रहे, ठीक है। और स्पेशली अगर आप एज ब्रैकेट में हैं 15 साल से लेके और 25 साल की एज ब्रैकेट में, ये बहुत ही क्रिटिकल एज ब्रैकेट है। ठीक है। इसके अंदर केरेटोकोनस प्रोग्रेस करता है ज़्यादा। ठीक है। अदरवाइज तो ये 35 तक अराउंड प्रोग्रेस करता है और इन सम केसेस 2% में 50 तक भी कर सकता है। लेकिन जो मेन प्रोग्रेशन इसकी होती है 15 से 25 ईयर्स की एज में होती है। अगर इस एज ब्रैकेट में है और 2.5 नंबर से ऊपर जा रहा है सिलेंडर नंबर, लाजमी दिखाइए। या अगर आपका चश्मा बार बार तब्दील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने अभी 4 महीने पहले कराया था, नंबर डिफरेंट था, फिर 4 महीने बाद डिफरेंट हो गया, फिर इस तरह बार बार अगर ये साइकिल रिपीट हो रही है, तो यकीनन डॉक्टर को दिखाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको केरेटोकोनस डेवलप हो रहा हो। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने कुछ बीमारियों का नाम लिया जिससे कॉर्निया ख़राब हो जाता है। क्या डायबिटीज़, जैसे कहते हैं आंखें ख़राब हो जाती हैं, डायबिटीज़ भी उनमें शामिल है? डायबिटीज़ में आमतौर पर रेटिना का हम सुनते हैं। बिल्कुल, आमतौर कौन पर सी रेटिना, बीमारी? हाँ, आमतौर पर रेटिना का मसला आता है, ठीक है। पर्दे का, जिसको पीछे का पर्दा तो कहते हैं। कॉर्निया किन चीज़ों से ख़राब होता है? कॉर्निया मेन जैसे इन्फेक्शन को फॉरेन बॉडी हो गई या कोई और इन्फेक्शन की वजह से हो गया, जैसे बैक्टीरिया, फंगल, पैरासाइट, ये सारे इन्फेक्शन। और उसमें फिर मलने का भी रोल हो गया? मलने का भी रोल है। कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड इन्फेक्शन आ जाते हैं। हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट लेंस लगाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत से लोगों को केयर ही नहीं पता होती। वो टैप वाटर से कॉन्टैक्ट लेंस साफ कर रहे होते हैं और आंखों में लगा लेते हैं। मेरे पास 2-3 बड़े पढ़े लिखे लोग आए और बड़ी अच्छे फैमिलीज से, सभी अच्छी फैमिलीज होते हैं, खैर ऐसे नहीं है, लेकिन ये कि वो काफ़ी वेल टू डू लिटरेट फैमिली। आपको आप सोच, लेकिन क्या हुआ कि उनका कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो गिरा ज़मीन पे गाड़ी में, उन्होंने फिर उठा के लगा लिया। ओह माय गॉड। अब आप सोचे गाड़ी वैसी गंदी अंदर है, कारपेट है, और उसके बाद आपने उसी पे लगा लिया। तो कभी कभी हम लोग ऑफ हो जाते हैं यहाँ से, और हम फिर उसको सोचते नहीं और लगा लेते हैं। तो केयर जो कॉन्टैक्ट लेंस की है ना, बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप उसका जो डेली उसका सोल्यूशन चेंज करें, अपने हाथों को साफ़ करें। अच्छा, लोग बहुत से करते हैं, हाथ साफ़ किए और फिर लेंस का केस खोला और फिर लेंस लगा लिया, लेकिन आपका लेंस का केस तो ऑलरेडी गंदा है। तो आपने करना यह है कि आपने सबसे पहले लेंस का केस खोलना है, फिर हाथ साफ करने हैं पानी से, टिश्यू से ड्राई करना है, देन आप कॉन्टैक्ट लेंस को कॉन्टैक्ट में आए, ताकि आपके हैंड्स जो हैं वो क्लीन हो, फिंगर्स पे कोई भी बग्स ना हो। और फिर आप कॉन्टैक्ट लेंस के सोल्यूशन से क्लीन करके उसको लगाइए, उतारने के बाद उसको क्लीन कीजिए। मैं बहुत प्रो कॉन्टैक्ट लेंस हूँ,
लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप उसकी केयर नहीं कर सकते तो फिर ना लगाइए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब हम कहते हैं, आपने कॉर्नियल इन्फेक्शन की बात की कि बाद वक़्त इतना कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है, खुदा न खास्ता कि ट्रांसप्लांट करवाना पड़े, इंसान की आंख ज़ाय हो जाए। मुझे ये बताइए, वो आमतौर पे जो लाल हो जाती हैं आंखें, आशोब चश्म, फला आदमी की आंखें आ गई हैं, उस आंख के इन्फेक्शन में और कॉर्निया के इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है, और एक आम आदमी को कैसे मालूम हो कि मुझे ये है कि वो है? देखिए ऐसा है कि जब आपने सही कहा, अभी वेव्स आई थी 2-3 साल पहले, अभी लास्ट ईयर भी आई थी। आशोब चश्म की जो वेव है ज़्यादातर वायरल है। ठीक है। ठीक है, उसमें एडिनो वायरल एक बहुत कॉमन वायरस है जिसकी वजह से आंखों में के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश होने का अमल होता है। कंजंक्टिवाइटिस साथ में होता है। कुछ लोगों का कॉर्निया इन्वॉल्व होता है, कुछ अच्छा। लोगों का कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं होता, उनकी सिर्फ सफ़ेदी इन्वॉल्व होती ठीक है। है। अगर आपकी आंखों में लाइट चुभने लगी है और पानी आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया। ओके। जब भी लाइट चुभेगी मतलब कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है। वाह। अगर लाइट नहीं चुभ रही है और सिर्फ पानी आ रहा है, थोड़ी बहुत खटक सी हो रही है, तो मतलब कि आपका कॉन्जंक्टिवा यानी कि सफेदी तक आपका इन्फेक्शन वहां पे है, उसके महदूद है, उसके अलावा नहीं गया। ठीक है। जो दूसरे इन्फेक्शन होते हैं जैसे कोई बैक्टीरिया, फंगल या कुछ, वो मेन कॉर्निया पे ही इफेक्ट करते हैं। ठीक है। कॉर्निया मतलब सामने का पर्दा, उसके अंदर। और उसमें भी फिर ज़ाहिर है हमें वो फिर या तो उनका टेस्ट लेना पड़ता है, लेबॉर्ट्री भेजना पड़ता है, पता चलेगा कि जी बैक्टीरिया आया है, फंगस आया है, तो उसी को ट्रीट करते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम एक कॉकटेल बना के सब दे दें, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कोई तो लगेगा, जो कि होता भी है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अमूमन आपको टेस्ट कराना चाहिए, उससे पता चले। लेटर ऑन अगर आगे जाके खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट अगेन ये सामने का जो पर्दा है हम इसको तब्दील करते हैं, किसी और की आंख का लेते हैं। अगर आपको इस वक्त में एक चीज़ बता दूं, इसमें भी 4 किस्म के कॉर्निया ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसमें 2 जो हैं वो बगैर टाँकों के हैं और बाकी जो 2 हैं वो उसमें टाँके लगते हैं। ठीक है। ठीक है। और सक्सेस की अगर हम बात करें तो जिसमें टाँका नहीं लग रहा उसकी सक्सेस 98% है। तो अक्सर 16 टाँकों, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, 16 टाँकों का हम सुनते हैं कि 16 टाँके मतलब कि पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा है, यानी कि हम कॉर्निया की पूरी 5 लेयर को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और एक और 16 टाँकों वाला ऑपरेशन है जिसमें हम कॉर्निया की 4 लेयर को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ठीक है। 5वीं लेयर छोड़ देते तो हैं। ये टाँके लगना जरूरी है डॉक्टर साहब? टाँके उनमें लगना जरूरी क्योंकि वो थिक टिश्यू होता है, मोटा टिश्यू होता है, आंख पे चिपक नहीं सकता। कुछ लोगों ने ग्लू वगैरह ट्राई किया है बाहर के मुल्कों में, लेकिन वो उससे इन्फ्लेमेशन बहुत हुई है और वो सही रहा नहीं। ठीक है। तो उन सूरत हाल में आपको टाँके लगाने जरूरी हैं और वो 1 साल में टाँके हट जाते हैं। अच्छा, लेकिन डिसॉल्व हो जाते हैं? नहीं, हटाते हैं, हटाना पड़ता है, बिल्कुल। और बाकी जो बाकी ट्रांसप्लांट हैं 2 जिसमें टाँका नहीं लगता है, वो जो निचली लेयर होती है कॉर्निया की, हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके अंदर हम एयर बबल डाल देते हैं आँख के अंदर और वो एयर बबल उस लेयर को चिपका के रखता है। ठीक है। जो पेशेंट के लेयर्स होती हैं उसके साथ। ठीक है। और ये बहुत सक्सेसफुल है, 98% इसकी सक्सेस रेट है। सिर्फ 2% रिजेक्शन और फेलियर होता है कंपेयर टू जो फुल थिकनेस यानी कि पूरा ट्रांसप्लांट है, उसकी सक्सेस अराउंड 80%, 85% और सम केसेस ओनली 50% भी होती है, डिपेंडिंग कि हम किस वजह से उस ट्रांसप्लांट को कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है, अगर कोई भी किसी को ट्रांसप्लांट का कहता है तो आप यकीनन अपने डॉक्टर से वो मशवरा लीजिए कि क्या उनकी आंख एलिजिबल है बगैर टाँकों के ट्रांसप्लांट के लिए, और अगर बगैर टाँकों के ट्रांसप्लांट के लिए है तो यकीनन वो कराइए। ठीक है। वो मत कराइए जिसमें टाँके लगते हैं, क्योंकि फिर उसकी सक्सेस भी एक तो कम है, विजन भी बहुत इतनी अच्छी नहीं बनती है, और बेचारे लोग फिर बाद में सारी ज़िंदगी ये कहते रहते हैं कि हमने ट्रांसप्लांट तो करा लिया पर नज़र नहीं आ रहा। राइट। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज ग्रुप कोई ससेप्टेबल है, यानी कि यंग लोगों में ज़्यादा होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, या बूढ़ों में ज़्यादा होता है, मिडिल एज में ज़्यादा होता है, या किसी खास जेंडर में, ख़वातीन में या मर्दों में ज़्यादा कोई ऐसी रिस्क फैक्टर है? देखिए, जो अगर तो मेन है, अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो ज़्यादातर यंग्स में होता है। अच्छा, लाइक 20s 30s, क्योंकि वो बाइक पे जा रहे होते हैं, कोई बाहर होता है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, मतलब वो लोग जो कि वर्किंग क्लास है, ये समझ लीजिए, जो एक्सपोज हो रहे हैं, उनमें रुझान ज़्यादा है। ठीक है। या फिर जो केराटोकोनस के पेशेंट है वो यंग है, उनमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट के तरफ जाते हैं हम। अब तो खैर और भी जदीद चीज़ें आ गई जिससे हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट को डिले कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोसीजर करके। ठीक है। और फिर जो मैंने बगैर टाँकों वाले ट्रांसप्लांट की बात की है, ये अमूमन बूढ़ों में होता है। ठीक है। यानी कि वो लोग खास तौर पे जिनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, यानी कि सफ़ेद मोतिये का, और उनकी निगाह बेहतर नहीं हुई है किसी वजह से, या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो लेयर को फिर हम रिप्लेस करते हैं। या फिर वो लोग यही प्रॉब्लम उनमें अगर 40-50 साल में जाके नुमायाँ होती है आंखों में, तो फिर हम उनका करते हैं। लेकिन जो बगैर टाँकों वाला ट्रांसप्लांट है अमूमन वो ज़्यादातर 50+ के लोगों में होता है, और 50 से कम लोगों में, क्योंकि उनकी इंडिकेशन डिफरेंट है, उसकी वजह डिफरेंट है, उसमें मैं टाँक वाला ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, मुझे एक थोड़ा सा टॉपिक से हटके सवाल याद आ गया और मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या करीब से टीवी देखने से, रात को लेटकर मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से, या लेटकर किताब पढ़ने से
बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की या किसी भी एज के लोगों की नज़र कमज़ोर होती है? जी देखें, बिल्कुल। और ये बात मैं काफ़ी दफ़ा कह भी चुका हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे कि अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो लाइट को बेहतर रखें। सही है, आपके जो मोबाइल का जो लाइट है, लैपटॉप का या आईपैड का, किसी का भी, आपकी लाइटिंग बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आपकी रूम लाइट होनी चाहिए, अंधेरे में ना पड़े। ठीक है, ठीक है, उससे आपकी यकीनन निगाह प्रॉब्लम में आती है। लेटर ठीक ऑन है। जाके बहुत से यूवी लाइट आपकी आंखों में जाती है, कैटरेक्ट कॉज करती है, पर्दे को ख़राब करती है। अब तो मोबाइल्स के अंदर यूवी फ़िल्टर आ गया है, ब्लू लाइट फ़िल्टर। तो मेरी सबको रिकमेंडेशन है ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन रखा करें ठीक है, मगरिब के बाद सुबह फजर तक। ठीक ठीक है, है। इसके अलावा करीब से टीवी देखने से यकीनन, क्योंकि आपकी अकोमोडेशन यूज़ ज़्यादा हो रही होती है बच्चों में, तो उसमें चश्मे का नंबर बढ़ने का चांस होता है। ठीक ख़ास है, डिस्टेंस पे बैठ के देखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों को ज़्यादा करनी चाहिए ठीक है, ताकि उनकी जो आई है के मसल्स हैं वो रिलैक्स भी रहें। ठीक हर है। वक्त अगर वो स्क्रीन को देखते रहेंगे या लैपटॉप को या टीवी को देखते रहेंगे, उनकी आई एक फटीग में चले जाती है फिर, ठीक है, और उससे चश्मे का नंबर बढ़ने का रुझान होता है। सही है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने बहुत Thank ही you. सीरियस टॉपिक के हवाले से बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाया। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। बहुत जल्द आपको फिर जहमत देंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, Thank you. अल्लाह हाफिज़।